मैं अक्सर देर रात्रि की टहलने का मजा लेता था। रात की शांति सब कुछ सहज बना देती है। मैं एक वेल्डर हूं और 40 से ज्यादा वर्षों से यह काम कर रहा हूं। अकेले एक विशाल फार्म हाउस में निवास करता हूं, मेरा वफादार कुत्ता बोसले के साथ। मेरा घर एक व्यक्ति के लिए विशाल है, पर मारिया के चले जाने के बाद मैंने सिकोड़ने की सोच नहीं की। मेरे बच्चे काफी पहले चले गए थे और कैंसर ने मारिया को छीन लेने के बाद मैं और बोसले ही बचे हैं। उस रात कारखाने में दिन भर के काम के बाद मैंने टहलने का इरादा किया। मेरी संपत्ति काफी विस्तृत है, इसलिए एक चक्कर आमतौर पर संतुष्टि देता है। सर्द हवा चल रही थी और बोसले मेरे साथ चल रहा था। कभी कभी मुझे आभास होता है कि उसे मुझसे अधिक लगाव है। मैंने वह चक्कर अनेकों बार लगाया है, पर जब मैं वापस घर की ओर जा रहा था, मेरी दृष्टि किसी चीज पर अटक गई। मैंने ऊपरी मंजिल की खिड़की की ओर दृष्टिपात किया। उस खिड़की से जो बेडरूम में खुलती थी, वहीं जिसे मारिया के साथ मैं इस्तेमाल करता था, मुझे लगा मैंने कुछ हरकत देखी। मैं रुक गया, खिड़की को ताकते हुए। वहां किसी के होने की संभावना न थी। मैंने उस कमरे में काफी समय से प्रवेश नहीं किया था। मैं वहां जाने का साहस नहीं कर पाया। घर में किसी अज्ञात की मौजूदगी के विचार से मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैं यह सहन नहीं कर सकता था। मैं अंदर दौड़ पड़ा, दिल धड़कता हुआ सीढ़ियों को ऊपर भागा। कमरा उसी तरह खाली था जैसे मैंने छोड़ा। कोई भी संकेत नहीं था कि वहां कुछ अप्राकृतिक था। मैंने संदेहित स्थान चेक किए, लेकिन कुछ न मिला। हां, परेशान था, मगर ज्यादा नाराज भी। इस प्रकार की चीजें मैं हल्के में नहीं लेता। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ऐसा देखा जो वहां नहीं था। मैं वहां कुछ समय तक मूर्खतापूर्ण महसूस करते हुए खड़ा रहा, लेकिन उस भावना को मैं हिला नहीं पाया कि कुछ तो वहां था। दूसरी रात जब बोसले गुर्राया तो मैं चौंक कर उठ गया। वह समझदार कुत्ता है, बिना वजह कभी नहीं भौंकता। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया, सुन रहा था। तभी मुझे ऊपर से चरमराहट की आवाज आई। हो सकता है कि यह सिर्फ मेरे पुराने घर की आवाज हो, लेकिन मेरा मन सीधे उन कदमों की ओर गया जो ठीक मेरे ऊपर से आ रहे थे। मुझे यकीन है आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर कौन सा कमरा है। मैंने नीचे से अपनी शिकारी राइफल उठा लेने के बारे में सोचा, पर इतनी दूर जाना नहीं चाहता था। अगर उस तक जाना पड़ा तो भी मैं पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा था कि मैं ऊपर जो भी है उससे हाथापाई में निपट लूंगा। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और फिर से जांच करने के लिए गया। कुछ भी नहीं। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, छुआ नहीं गया। मेरा गुस्सा निश्चित रूप से उस समय चिंता में बदल रहा था। घर में कुछ सही नहीं लग रहा था। अगली रात मैं नीचे आया और पाया कि रसोई की बत्तियां जल रही थीं। मुझे पता है मैंने सोने से पहले उन्हें बंद कर दिया था। मैं बत्तियां जलती हुई नहीं छोड़ता। अब कोई सवाल नहीं रह गया था। कोई मेरे घर में था। मैं घबरा गया। मैंने पुलिस को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे लगता है कि कोई चोरी छिपे घूम रहा है। वे आए, घर की ऊपर से नीचे तक तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सहयोग दिया, संकेत किया कि आवश्यकता पड़ने पर पुनः संपर्क करूं, किंतु मैंने अनुभव किया कि उनका विश्वास शायद कम था। वह रात सबसे कठिन थी। नींद न आने पर मैं ऊपर जाने और कमरे की जांच करने के विचार से तैयार हो गया, मन शांत करने की आशा में शायद। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं जम गया। फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे, मारिया के कपड़े। उसकी मृत्यु के बाद मैंने उन्हें सहेज कर रखा था। अब वे हर जगह बिखरे हुए थे। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। और तब मैंने उसे देखा। द्वार पर एक महिला खड़ी थी, सिर्फ मुझे देख रही थी। उसके चेहरे की विशेषताएं मुझे स्पष्ट नहीं थे, पर वह मारिया नहीं थी, वह युवा थी। उसकी पहचान मुझे नहीं थी और न ही वह वहां की निवासी थी। इतना भय मुझे पहले कभी नहीं हुआ। बिना विचार किए मैंने उसका पीछा किया। वह घूमकर सीढ़ियों से नीचे दौड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। जब मैं बाहर पहुंचा, वह नजर नहीं आई। मैंने बोसले के संग संपत्ति का जायजा लिया। उसका कोई निशान नहीं था। उस रात मैं सो नहीं सका। उसके बाद महीनों तक मैं सो नहीं पाया। मैं लगातार सचेत रहता था। मुझे ऐसा विश्वास होता कि रात को मैंने ऊपर की मंजिल पर कदमों की आवाज सुनी है। प्रत्येक छोटी सी आवाज मुझे बेचैन कर देती। मैं अपनी राइफल को बिस्तर के पास रखकर सोता था, डर के मारे कि शायद मुझे उसे एक रात इस्तेमाल करना पड़े। वह बुरा सपना खत्म नहीं हुआ। एक रात जब मैं लिविंग रूम में बैठा था, तब मैंने खिड़की के बाहर यार्ड में एक आकृति खड़ी देखी जो सीधे मुझे देख रही थी। वह फिर से वही थी। मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने अपनी हंटिंग राइफल उठाई और बाहर दौड़ा। बोसले मेरे पीछे था। मैंने हवा में कुछ चेतावनी शॉट्स चलाए, उम्मीद करते हुए कि वह भयभीत होकर भाग जाएगी। उसे भागते हुए देखना काफी था। यह मुझे बेहतर महसूस नहीं करा रहा था। मैं स्तब्ध था। किसी अनजान औरत ने, जो शायद बेघर थी, मुझे परेशान किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा था।
मैं वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, इंतजार करते हुए कि वह वापस आए, पर वह कभी नहीं आई। मैंने उसे तब से नहीं देखा, पर मैं जानता हूं कि यह केवल समय की बात है। मैं खुद का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, पर मैं सोचता हूं कि इस तरह की लगातार चिंता में जीना टिकाऊ नहीं है। शुक्रिया बॉस ली का। मैं नहीं जानता मैं उसके बिना क्या करूंगा। अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट भेजूंगा। मैं एक कैटरिंग सेवा के लिए काम करता हूं, जिसका मतलब है मुझे अक्सर और ज्यादातर रात को सड़क पर रहना पड़ता है। मैं अपना अधिकतर समय इस बड़े ट्रक में सामान लादने में लगाता हूं जो कंपनी ने मुझे दिया है। यह दुनिया की सबसे खराब नौकरी नहीं है, पर इसके घंटे खराब हैं, और यह बिल्कुल नहीं है जो मैंने सोचा था मैं अपनी जिंदगी में करूंगा। जब तक मैं घर पहुंचता हूं तब तक मैं या तो कैफीन से इतना जाग रहा होता हूं कि मैं सो नहीं पाता, या मैं सो जाता हूं। रात के करीब 2-4 बजे मैं अपने घर ड्राइव करके लौटा। बिस्तर पर गिरते ही मैं 12 घंटे तक सोता रहा। कार चलाना सुखद था। घर के पास पहुंचते पहुंचते मुझे लगा शायद मैंने अधिक रेड बुल पी ली है और नींद नहीं आएगी। साथ ही मैंने घंटों तक कुछ नहीं खाया था और मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरे घर से कुछ 10 मिनट की दूरी पर हाईवे के किनारे एक मैकडोनाल्ड्स है। यह देर रात के स्नैक्स के लिए मेरी सुविधाजनक पसंद है। फास्ट फूड पर लालच नहीं करता, पर कभी कभार ऐसी इच्छा होती है जिसे कुछ फ्रेंच फ्राइज ही पूरा कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से 24/7 खुला रहता है और मैंने सोचा कि कुछ आरामदायक खाना मुझे शांत होने में मदद करेगा। मुझे ठीक से याद नहीं कि समय क्या था, पर यह निश्चित रूप से 2 के बाद था। जब मैं ड्राइव थ्रू में पहुंचा, मेरे आगे कुछ कारें थीं, जिसके लिए मैं थोड़ा आश्चर्यचकित भी था। यह नहीं कि यह मैकडोनाल्ड्स मंगलवार को 2 बजे एक व्यस्त स्थान था। जब मैं वहां बेसब्री से बैठा था, मैंने पाया कि मैं खाली जगह में टकटकी लगाकर देख रहा था। मैं सोच रहा था कि इतनी देर क्यों हो रही है, तब मुझे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। पार्किंग के बिल्कुल कोने में एक पुरानी फटी हुई फॉक्सवैगन कार खड़ी थी, जिसके शीशे काले किए हुए थे। उस समय मैकडोनाल्ड्स सिर्फ ड्राइव थ्रू ऑर्डर ही ले रहा था, इसलिए वह समझ में आता था। चाहे वह पार्किंग में कोई कार हो, वहां के कर्मचारियों के लिए दूसरी ओर आरक्षित स्थान थे, इसलिए वह उनमें से किसी की भी नहीं हो सकती थी। मैंने सोचा शायद कोई अपनी कार में बैठकर खाना खा रहा हो, जो शायद वहीं था। कभी कभी मैं भी ऐसा ही करता था, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं इसे बुरा नहीं मान सकता। यह एक अजीब दृश्य था सच में। मैंने अपना खाना प्राप्त किया और चलने लगा। मैं अभी घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं वहीं अपनी कार में बैठकर समय भी नहीं गंवाना चाहता था। मैं अपने दिमाग को जोर देकर सोचने लगा कि खाना खाने के लिए कोई अच्छी जगह क्या हो सकती है। मैं एक हरा भरा इलाके में रहता हूं, तो वास्तव में बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहता था। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा नेचर प्रिजर्व है। यह एक पहाड़ पर स्थित है और मूल रूप से एक विशाल जंगल है। मुख्य बात यह कि वहां पर वह है शिखर से शहर का अद्भुत दृश्य मिलता है। यहां एक सड़क है जो संरक्षित इलाके के इर्द गिर्द जाती है और आपको सीधे शिखर तक ले जाती है, जो शानदार है। दिन में जब संरक्षित क्षेत्र बंद होता है, तब सड़क वाहनों के लिए अप्राप्य हो जाती है, पर शिखर के लिए जंगल के बीच से भी एक आसान रास्ता होता है। मैं अक्सर अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ वहां जाया करता था। जब भी हमें घूमना होता, यह हमारी पहली पसंद होती। हम वहां चर्चा करते, धूम्रपान करते या केवल दृश्य को निहारते थे। मैं वहां काफी अरसे से नहीं गया, क्योंकि मैं निरंतर काम में बहुत व्यस्त रहता हूं। तो मैंने सोचा कि वहां जाने से मुझे बहुत आवश्यक नॉस्टैल्जिया का एहसास होगा। जब मैं संरक्षित पार्किंग क्षेत्र पर पहुंचा, वह पूरी तरह से खाली था। मैं पार्किंग क्षेत्र कहता हूं क्योंकि वहां परंपरागत पार्किंग लॉट तो नहीं था जिसमें कारों के लिए स्थान हो, बल्कि वहां एक बड़ा बजरी का पैच था जो संरक्षित क्षेत्र के बगल वाली सड़क से अलग होता था। जैसा कि मैंने कहा, असली संरक्षित क्षेत्र बंद था, मतलब मुझे देखने वाले स्थल तक सिर्फ पैदल ही जाना होगा। मैं जैसे ही इंजन बंद करने वाला था, मैंने देखा कि हेडलाइट्स पार्किंग में पुलिंग कर रही थीं। वह अपने आप में ही काफी अशांत कर देने वाला था। रात के 2 बजे यहां और कौन होगा? और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या देख रहा हूं। वह वही फोक्सवैगन कार थी जो मैकडॉनल्ड्स के पार्किंग में थी। मैं इसका 100% निश्चित था। मैंने कार को थोड़ी दूर पार्क किया और इंजन बंद कर दिया। असहजता मुझ में घिरने लगी। ऐसा स्वाभाविक रूप से होने की संभावना क्या थी? क्या वे मेरा पीछा कर रहे थे? मेरी खिड़की आंशिक रूप से नीचे थी, और जहां तक मुझे लगता था, उस कार से कोई संगीत नहीं आ रहा था, या फिर कम से कम मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ भी नहीं होने के एक अच्छे मिनट बाद मेरा डर कम होने लगा। शायद वे भी वही कर रहे थे। कुछ ताजी हवा या धूम्रपान के लिए बाहर था। यह उस तरह की चीजों के लिए काफी लोकप्रिय स्थान है, लेकिन मुझे यह सब कितना अजीब लग रहा था, खासकर इतनी देर हो चुकी थी। मुझे यह एहसास हो नहीं पा रहा था कि कुछ गड़बड़ है, भले ही मैंने निष्कर्ष निकाला था कि यह सिर्फ उन समझ से बाहर वाली संयोगों में से एक था। मैंने वहीं 1 मिनट बैठकर सोचा कि क्या मुझे बस घर जाना चाहिए। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन अकेला भी नहीं रहना चाहता था। मैंने चुना मेरा फोन और वीडियो कॉल। एक पुराना मित्र जो थोड़ी ही दूरी पर था।
मैंने सोचा अगर उसने कॉल नहीं लिया, मैं अपना भोजन कार में ही समाप्त कर वापस जाऊंगा, परंतु वह जाग रहा था। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि वह लेखन में व्यस्त था। मैंने उसे यह कहकर राजी किया कि वह शीघ्र ही बाहर आकर सैर करे। वह सहमत हो गया और बोला कि वह 10 मिनट में मिलेगा। प्रतीक्षा करते समय मैंने वॉक्सवैगन पर नजर डाली। यह वहीं पर खड़ी थी। मैंने उसे चलाने की कोशिश की, अपने मन में यह सोचते हुए कि मैं विचलित हो रहा हूं। जब सेबेस्टियन अंततः पार्किंग में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों अपनी कारों से बाहर निकले और रास्ते पर चलने लगे। पार्किंग लॉट पूरी तरह से ओझल होने से पहले मैंने पीछे की तरफ एक नजर डाली। वॉक्सवैगन वहीं था, पर मैंने देखा कि सभी 4 दरवाजे एक साथ खुले। 4 लड़के बाहर आए। वे कुछ सेकंडों तक वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को देख रहे थे। वे बात तक नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे। यह डरावना था। मैंने सेबेस्टियन को धक्का दिया, जिसने महसूस किया कि मैं क्या देख रहा था। उनकी नजरें हमसे मिलने से पहले हम रास्ते में ऊपर चल पड़े, जिससे वह स्थान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए। मेरे मन में चिंता घेरने लगी थी, मगर सेबेस्टियन को ज्यादा परेशान नहीं देख रहा था। उसने कहा, हो सकता है वो लोग सिर्फ सिगरेट पीने बाहर आए हों। हम आगे बढ़ते गए और छोटी तक पहुंचकर शहर के दृश्य ने मेरे मन को शांति प्रदान की। हमें आदत थी उस छोटी दीवार पर बैठने की जो पहाड़ के कगार पर सुरक्षा के लिए थी। वहां बैठ हम खाना खाते और गपशप करते, जैसे पुराने समय में करते थे। सब कुछ सुहाना लग रहा था। निस्संदेह वह सुकून ज्यादा देर तक नहीं ठहरा। हमने हंसी और बातचीत की गूंज सुनी जो जल्दी ही हमारे पास पहुंचने वाली थी। पीछे मुड़कर देखा तो 3 लोग हमारी दिशा में आ रहे थे, एक जॉइंट शेयर करते हुए। वे काफी मित्रवत पेश आ रहे थे, जो निश्चित ही मेरी बेचैनी को कम कर रहा था। किंतु वे अपनी जगह तलाशे बिना हमारे करीब आ गए, मानो हमसे बातचीत की इच्छा रखते थे। जॉइंट वाले आदमी पर टैटू खूब थे और उसकी नाक में नथ थी। सचमुच में कुछ विचलित करने वाला दृश्य था। उसने हमसे स्माइल करते हुए पूछा, क्या हम सिगरेट पीना चाहेंगे? हम दोनों ने ना कहा। उनमें से एक युवक ने हमें गाली देकर छोड़ दे दिया, जिसका सेबेस्टियन ने मजाक बनाया। मैंने जिज्ञासावश मैकडोनाल्ड्स में उनके काम के बारे में पूछा। जो युवक सिगरेट पकड़े था, उसकी हंसी चली गई और उसकी आंखें मेरे प्रश्न से सिकुड़ गईं। उसके साथियों ने भी ऐसा ही किया, हमें ठंडे भाव से देखते रहे। वो कुछ क्षणों तक चुप रहे, जो असहज स्थिति बना रही। तब याद आया, 4 युवक थे उस गाड़ी में, न कि 3। एक गुम था। तब मैं अंतर्मन में भागने को उत्सुक था। सेबेस्टियन के विचार समान थे। आखिरकार समूह का नेता हमें बताया कि वह रात्रि कार्य करता है और अब भी फ्री हुआ था। अपनी हुडी उठाकर उसने मैकडोनाल्ड्स की यूनिफॉर्म दर्शाई, संभवतः हमारी विश्वास योग्यता के लिए। फिर बोला कि वह अक्सर कार्य समाप्ति के बाद यहां धूम्रपान के लिए मित्रों संग आता है। यह जानकर मैं कुछ शांत हुआ, पर स्थिति में कुछ खटका। सेबास्टियन भी समान अनुभव कर रहे थे। हमें लगा कि अब विदा लेने का वक्त था। जैसे ही हम पथ पर चलना शुरू किया, सेबेस्टियन रुक गया और पेड़ों की ओर इशारा किया। मैंने उसकी नजर का अनुसरण किया और अंधेरे में आधे छिपे चौथे आदमी को देखा। वह कुछ पकड़े हुए था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया वह क्या था। मेरा दिल दौड़ने लगा। जिस क्षण उसने हमें देखते हुए देखा, वह चलने लगा। तब हम भागे। हम पथ पर तेजी से भागे। पीछे मुड़कर देखा कि वह हमारा पीछा कर रहा था। उसके पीछे 3 अन्य लोग। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वह फट जाएगा। मैं उनके कदमों की आवाज पास आते सुन सकता था। वे कभी पलटकर नहीं देखे। आखिरकार हम पार्किंग पहुंचे, हमारी गाड़ियों में घुसे और फिर शीघ्रता से रवाना हो गए। जब मैंने जल्दी से गाड़ी चलाई, मैंने उन्हें अपनी कार में तेजी से जाते देखा। मुझे घर वापस जाने में संकोच हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें सीधा मेरे घर ले जाऊं। मैंने सेबेस्टियन को फोन किया और सुझाव दिया कि हमें उसकी गली में दोबारा मिलना चाहिए। उन्हें हम पर कोई बढ़त नहीं थी और मुझे नहीं लगता हम किसी की नजर में आए, पर मैं कोई मौका नहीं ले सकता था। जब सेबेस्टियन और मैं मिले, हम अभी भी स्तब्ध थे कि वास्तव में क्या हुआ था। मुझे नहीं पता अगर वे हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और बुरा। मुझे नहीं पता था कि क्या सोचूं। सेबेस्टियन ने मुझे अपना फोन दिखाया और कहा कि उसने चोरी छिपे उनकी एक तस्वीर ली थी जब वे नहीं देख रहे थे। उसने वह मुझे भेजी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या करूं। अगले दिन मैं वहां से जाने वाला था, तो मैंने सेबेस्टियन को मना लिया कि वह मेरे साथ वापस मैकडोनाल्ड्स आए, ताकि हम कम से कम उस कर्मचारी की रिपोर्ट कर सकें। अगले दिन हमने एक युवा लड़के को संपर्क किया ताकि वह हमारी बात सुने। हमने उसे तस्वीर दिखाई और उसे सब कुछ बताया और उसकी आंखें फैल गईं। उसने हमें कुछ ऐसा बताया जो सच में एक हॉरर मूवी से बाहर था। उस लड़के की प्रेमिका भी उसी मैकडोनाल्ड्स में काम करती थी और उसने कुछ महीने पहले उसे छोड़ दिया था। वह इसे अच्छी तरह से नहीं ले पाया और वह उसे काम के दौरान परेशान करता और उसकी शिफ्ट के बाद उसका पीछा करता। स्पष्ट रूप से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, पर यह मदद नहीं करता था। पुलिस जल्द ही शामिल हो गई और एक बंदिश आदेश जारी किया गया था। जाहिरा तौर पर वह उस बंदिश आदेश का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि वह पार्किंग स्थल पर डेरा डाले हुए था। सेबेस्टियन और मैं भयभीत हो गए थे। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसने मुझे क्यों फॉलो किया, पर यह साफ था कि वह पागल था। मैं प्रार्थना करता हूं कि पुलिस कर सके। यदि उसे पार्किंग स्थल पर कैंपिंग करते देख लिया जाता है,
तो वह सच में मुसीबत में फंस जाएगा। मेरी यही कामना है कि वह मेरी गाड़ी को पहचान न सके। 1 सप्ताह ही हुआ है, पर मैं उस मैकडोनाल्ड्स या उस सुरक्षित स्थान पर नहीं गया हूं। उम्मीद है कि पुलिस कुछ एक्शन लेगी, पर वह मेरे हाथ में नहीं है। क्षमा कीजिए अगर मैं हर डिटेल याद नहीं रख पाया। यह हुआ थोड़े समय पहले। मैंने अर्डमोर पीए में पालन पोषण पाया। यहां ज्यादा कुछ नहीं होता तो कुछ करने के लिए चुनौती होती है। हाई स्कूल में मेरे कुछ मित्र और मैं पुरानी छोड़ी हुई इमारतों में घुसकर और तलाशी लेने में लगे रहते थे। उस उम्र में हम ऐसी ही चीजें किया करते थे। मुझे नहीं पता था कि यह कितना प्रचलित है, जब तक कई सालों बाद ना पता चला। लगता है कि बहुत से लोग पुरानी इमारतों का पता लगाना पसंद करते हैं। खैर, एक छोड़ा गया चर्च था जिसमें हम पहले कुछ बार जा चुके थे। वह उस समय नारबर्थ में था, जहां अनेकों दिलचस्प घटनाएं घटित हो रही थीं। तुम्हें उस पते की प्रेसिस डिटेल्स याद हैं? 198 एल्मवुड एवेन्यू। वो स्थल अजीब था, पर देर रात के मौज मस्ती के लिए यह हमारा पसंदीदा स्थल था। एक खुशनुमा शरद संध्या पर हम में से कुछ ने चर्च जाने का निश्चय किया और वहां थोड़ा समय बिताया। रात शीतल थी और हवा नुकीली थी। हम 6 दोस्त थे, मैं, लूना, जीना, जॉनी, मैक्स और एली। चर्च 8 फीट ऊंची चेन लिंक बाट के पीछे था, जिसे हमें पार करने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती थी। दरवाजे सभी बंद और लकड़ी की पट्टियों से सील थे, इसलिए हम प्रायः एक किनारे की विंडो से प्रवेश करते थे। प्रवेश करते ही आप सबसे पहले जो देखते वह फर्श था या उसका अभाव। पूरी मंजिल मिट्टी से भरी थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे फर्श के तख्ते वर्षों पूर्व हटा दिए गए हों। एक बड़ा छेद छोड़कर जिसके माध्यम से कंक्रीट की सीढ़ी बेसमेंट की दिशा में जाती थी। आखिर में हम हमेशा वहीं समाप्त होते, तहखाने में। तहखाने में 3 कक्ष थे, परंतु केवल एक ही में प्रवेश द्वार था। शेष 2 निर्द्वार थे। पहला कक्ष जहां हम गए वह अधिक विशाल था। उसमें थोड़े पुराने फर्नीचर, टूटी कुर्सियां ही थीं, फटे सोफे पर। मुझे याद है, मुझे जॉनी को बार बार चुप कराना पड़ जाता था, क्योंकि वो जल्दी नशे में आ जाता था और उसे थोड़ी सी भी शराब चढ़ जाती थी और वो बहुत जोर से बोलने और चलने फिरने लगता था। पर इतने बड़े ग्रुप में होना हमेशा फायदेमंद था। मुझे सुरक्षित महसूस होता था जानकर कि हम संख्या में हैं। हम काफी देर तक मस्ती करते रहे, शराब पीते और हंसते रहे, जैसा हम अक्सर किया करते थे। हो सकता है हमारे पास स्पीकर से संगीत बज रहा हो, पर मुझे पूरी तरह से याद नहीं। अचानक कहीं एक दरवाजा जोर से बंद होता है। मैंने सचमुच उछल पड़ी। इतनी तेज आवाज थी, हम सब फ्रीज होकर देखने लगे, चिंतित होकर। पहले मुझे लगा शायद हम में से किसी ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया था, पर कोई भी उसके पास नहीं था। लगभग फौरन ही लूना, जीना और जॉनी उतावलेपन में दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर भागे, मुझे, मैक्स और एली को पीछे छोड़कर। हम साहसी लोग थे और हम में से कोई भी अभी जाना नहीं चाहता था। मेरा दिल जरूर तेजी से धड़क रहा था। मैंने पूरी तरह से माना कि हवा मुझे डराने वाली नहीं है। मैं बता सकती हूं कि मैक्स और एली भी यही सोच रहे थे। मुझे नहीं पता कि यह जिज्ञासा थी या मूर्खता, पर हम कुछ क्षणों के नीरव खड़े रहकर हम तीनों ने सावधानी से उस बंद दरवाजे को खोला। पीछे एक संकरा कक्ष था और सबसे पहले मेरी निगाह एक ड्रेसर पर पड़ ढी। उसके ऊपरी आईने में दरार थी और लाल धब्बे फैले हुए थे। मैंने समझा यह पुराना रंग है, पर पास जाने पर भयानक सत्य का पता चला। वह अवश्य ही गीला था। चिपचिपे धब्बे चमक रहे थे, मानो हाल ही में घटित हुआ हो। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए और मैं सोच रहा था कि क्या हमें पहले ही चले जाना चाहिए था। कोई या शायद कुछ हाल ही में इस कमरे में था। फिर मुझे तस्वीर दिखी। ड्रेसर के ऊपर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। एक औरत शादी का जोड़ा पहने हुई थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। मुझे राज दिला रही थी। मैं पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा हमने एक और आवाज़ें सुनी। इस बार वह दरवाजा नहीं था, यह आ रही थी से दूसरे कमरों में से एक से। वो आवाज उस कमरे से आ रही थी जहां हम अभी थे। तभी मैक्स और एली ने फैसला किया कि उन्होंने काफी सह लिया। मैं उनसे बहस नहीं करने वाला था। हमने अपना सामान उठाया और वहां से जितनी जल्दी हो सके बाहर भागे। जब हम फिर से बाधा पार करके सड़क पर आए, हम में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। बाधा कूदने के बाद मैंने पलट कर देखा और मुझे लगता है मैंने खुली खिड़की में खड़े व्यक्ति की परछाई देखी थी। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि किसी छोटी संभावना से मेरा मन मुझसे चालाकी कर रहा था, पर मैं कभी वास्तविकता नहीं जान पाऊंगा। हम दोस्तों ने वापस उस स्थान पर साथ में कदम नहीं रखा जब तक हम मित्र थे। मैंने अकेले ही उस इमारत का दौरा किया है। वो पहले की तरह कोई चर्च नहीं रहा। उसकी पुनर्यात्रा पर वह पूर्ण रूप से खंडित कर दिया गया था। मुझे आज तक नहीं पता कि हमने उस शाम क्या देखा था। मैं सिर्फ संतुष्ट हूं कि मेरे साथी वहां थे। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं इस पर शक करता। यदि कोई इसकी खोज करना चाहे तो उसे शुभकामनाएं। मैंने खुद इंटरनेट पर कुछ भी नहीं खोज पाया, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उस चर्च का इतिहास हो
जिसके बारे में मुझे पता ना हो।